देखिए, सुदर्शन न्यूज ने सदा बताया है और ये समझाया है कि विदेशी कंपनियां किसी भी देश में सिर्फ व्यापार करने नहीं बल्कि वहां की संस्कृति को भ्रष्ट करने और अपनी कुसंस्कृति को थोपने का कारोबार करने भी जाती हैं। भारत में इसी का एक उदाहरण ईस्ट इंडिया कंपनी रह चुकी है। भारत में आई एक व्यापार कंपनी ने कैसे धीरे धीरे पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया, अपने अधीन कर लिया था। लोगों में फूट डाला, सामाजिक हिस्सों में कमजोरी डाली, यहाँ तक कि भारत की शिक्षा पद्धति को भी मैकाले के रंग में रंग दिया था। देखिए, हमारे इन दावों पर शुरू में लोगों ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे अब सुदर्शन न्यूज के द्वारा कहे गए एक एक शब्द चरितार्थ होने लगे हैं। हमारे सभी दावों पर मुहर लगने लगी है। भारत में इसी वजह से स्वदेशी आंदोलन भी जोर पकड़ रहा है। पिछले मोदी सरकार के कार्यकाल में ही स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ने लगी थी और विदेशी कंपनियां कहीं ना कहीं पीछे हटी। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आपको पता है। खैर, अब जब भारत में इनकी दाल गलनी बंद हो रही है तो इन विदेशी कंपनियों ने कुसंस्कृति फैलाने के लिए दूसरे देशों की तरफ अपना रुख किया है, जिसमें से एक है चाइना यानी चीन। और आप जानते हैं चीन खुद में कितना बड़ा एक्सपोर्टर है, कितना बड़ा निर्यातक देश है। लेकिन अब उसके सामाजिक ताने बाने को भ्रष्ट करने के लिए विदेशी कंपनियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिनमें से एक डेटॉल है। जी हाँ, वही डेटॉल जिसका इस्तेमाल आप अपने घरों में रेगुलर करते हैं। वही डेटॉल जिसका प्रयोग आप लोग साबुन के तौर पे, नहाने या पानी की बूंदों के रूप में कपड़े या फर्श साफ करने के लिए करते हैं। अब उस डेटॉल के विज्ञापन में यानी एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसका विरोध होने लगा है। वो चाइना जो नास्तिक है, सामाजिक बंधनों को समझता नहीं है, मानता नहीं है, वहां इसका विरोध हो रहा है। अब विज्ञापन में क्या था वो भी जान लीजिए। देखिए, चीन में डेटॉल के एक नए विज्ञापन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद कंपनी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। विज्ञापन में महिलाओं की पवित्रता यानी शुद्धता की तुलना कीटाणुनाशक उत्पादों यानी क्लीनर से की गई थी, जिसे लेकर चीनी सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश फैल गया। विज्ञापन का संदेश यह था कि विज्ञापन में एक पुरुष पात्र को अपनी भावी पत्नी के लिए एक कुंवारी और अछूती महिला की तलाश करते हुए दिखाया गया। ये विज्ञापन में जो दिखाया गया वो हम आपको बता रहे हैं। आखिरी विजुअल में उसकी प्रेमिका इस लिंग भेदी सोच का विरोध करती है और पुरुष के कपड़ों को डेटॉल से धोते हुए कहती है कि टॉक्सिक पुरुष भी कीटाणुओं की तरह होते हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए डेटॉल चाहिए। यह है इनका विज्ञापन। दर्शकों को यह संदेश बेहद आपत्तिजनक लगा। अब लोगों का मानना था कि भाई महिलाओं के चरित्र और अतीत की तुलना कीटाणुओं से करना अपमानजनक है। ये सब चीन में हो रहा है, ये हाईलाइट करते चले हम। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर कंपनी के बहिष्कार की मांग उठने लगी। विवाद बढ़ने पर डेटॉल की मूल कंपनी रैकेट, जो इस डेटॉल का मैन्युफैक्चर करती है, जो मालिक है, जो एक प्रमुख ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान निर्यात कंपनी है, निर्माता कंपनी है, उसने चीनी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से पहले तो माफी मांगी। कंपनी ने सफाई दी। उसके बाद उनका मकसद लैंगिक असमानता पर सवाल उठाना नहीं था, स्पष्टीकरण आया है। लेकिन विज्ञापन का संदेश गलत तरीके से पेश हो गया जो होना था। इसके बाद कंपनी ने विज्ञापन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाया भी। इस पूरे विवाद के कारण चीन के बाजार में डेटॉल की ब्रांड छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है और उत्पादों की बिक्री भी प्रभावित हुई है। लेकिन सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी कई बार ये कह चुके हैं, स्वदेशी अपनाओ। खुद सुदर्शन न्यूज भी आई स्वदेशी नाम से एक बड़ा अभियान लगातार चला रहा है और लोगों को बिना किसी लाभ हानि के स्वदेशी के प्रति जागरूक करता रहा है। आज चीन की इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि विदेशी कंपनीज यानी विदेशी कंपनियों पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना आत्मघाती साबित हो सकता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। तो भारत में विफल होने के बाद में
चाइना में इन कंपनियों ने अपना जो पांव पसारना शुरू किया है वो आप देख सकते हैं। उसका विरोध किस प्रकार से हुआ वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बता आपको ये दें, सवाल सीधा यही कि विदेशी कंपनियां व्यापार करने आती हैं या समाज की सोच बदलने आती हैं? क्या स्वदेशी अपनाना अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक आवश्यकता भी बन चुका है? और क्या ये बात भारत ने समझ ली है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या डिटॉल विवाद से विज्ञापन की गलती है या विदेशी कंपनियों की जो सांस्कृतिक दखलंदाजी की हम बात करते रहे हैं वो है? ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, डिटॉल एक जाना माना नाम है। रैकेट इस कंपनी की ओनर है और इन्होंने बाकायदा स्पष्टीकरण दिया, बाद में माफ़ी भी मांगी और जो इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन चीन में आप जानते हैं कि ये फेसबुक, ट्विटर, ये मेटा से संबंधित चीज़ें नहीं चलती हैं। यूएस का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, नहीं चलाते हैं। उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसी पर बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। पूरे चीन में हल्ला मचा और लोगों ने आपत्ति जताई। अब लोगों ने जब आपत्ति जताई तो रैकेट ने बाकायदा माफ़ी मांगी और अपने वीडियोस को हटाए। इस विज्ञापन में जो संदेश देने की कोशिश की गई थी वो हमने आपको बताया, क्योंकि ये जो आखिरी में मैसेज दिया गया कि आखिरी विजुअल में उस विज्ञापन के, प्रेमिका लिंग भेदी सोच का विरोध करती है और पुरुषों के कपड़ों को डिटॉल से धोते हुए कहती है कि टॉक्सिक पुरुष भी कीटाणुओं की तरह होते हैं जिन्हें खत्म करने के लिए डिटॉल चाहिए। तो ये जो मैसेज दिया गया उस विज्ञापन में, ये वहाँ के लोगों को आपत्तिजनक लगा और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। तो इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में कौन कौन से गेस्ट कनेक्ट हो गए हैं वो आप देख सकते हैं। आर लक्ष्मी नारायण राव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। सर, बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मनीष जी कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। अर्थशास्त्री हैं मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष कुमार गुप्ता जी हमारे साथ। आपको बता दें कि नागेंद्र सिंह परमार जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन पहली प्रतिक्रिया आज लक्ष्मी नारायण राव जी आपकी प्राप्त करना चाहूँगा। सर, ये जो पूरा मामला है जो हमने अभी आप दिखाया, डिटेल में पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार का क्या विज्ञापन हुआ, उसका विरोध हुआ, उसके बाद में रैकेट ने माफ़ी मांगी, तमाम चीज़ें हमने देखी। सर, ये इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये आपका नज़रिया क्या कहता है? क्या डिटॉल विवाद सिर्फ एक विज्ञापन की गलती थी या वाकई में जो सुदर्शन न्यूज़ हमेशा से कहता रहा है कि ये सिर्फ व्यापार करने नहीं आते, ये विदेशी कंपनियाँ सांस्कृतिक दखल अंदाजी करने में भी पीछे नहीं रहती हैं? आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं सर? राव सर। सर फ्रीज हो गए, कुछ नेटवर्क एरर है, हम उनसे कनेक्ट होंगे। लेकिन हमारे साथ अर्थशास्त्री भी कनेक्ट है, मनीष कुमार गुप्ता जी, उनसे भी हम बात करेंगे। मनीष जी, विदेशी कंपनियां क्या सिर्फ मुनाफा कमाने जाती हैं, ये कहना सही होगा, या सांस्कृतिक दखलंदाजी की जो बात है वो भी रहती है कहीं ना कहीं? मनीष जी। गोस्वामी जी, इसका जवाब तो हमारे बॉलीवुड में छिपा हुआ है जी। और हमें लगता है कि फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। अर्थशास्त्रियों को लगता है कि फिल्में व्यापार करने के लिए, पैसे कमाने के लिए होती हैं। लेकिन असल बात यह है कि फिल्में एक प्रकार का मैसेज भी देती हैं, और वो मैसेज क्या है ये तय कौन करता है? ये बात है कि जब मैसेज में फिल्मों में सांप्रदायिकता का असर दिखने लगे, तुष्टीकरण की बात होने लगे, किसी विज्ञापन के बारे में बताने लगे, किसी खास संस्कृति सोच के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएं, तो ये कंपनी का तो व्यापार है, लेकिन उस व्यापार की कोई अदर इनकम को ऐड कर रहा है। बात को समझिए कैसे। आपका आरोप और प्रश्न ये है कि क्या अगर कोई विदेशी कंपनी आ रही है तो क्या व्यापार के साथ साथ कोई सामाजिक सोच बदलने का प्रयास कर रही है? क्या हमें हमारे धर्म से अलग करना चाहती है, हमारी सांस्कृतिक सद्भाव को तोड़ना चाहती है, या हमारी सोच को बदलना चाहती है? ये सही है इसमें, लेकिन आर्थिक मुद्दा ये है कंपनी तो व्यापार कर रही है, लेकिन अगर किसी ने ये कहा कि भाई व्यापार के साथ आप अपने प्रोडक्ट में, आप अपने कम्युनिकेशन में, आप अपने मैसेज में, आप अपने एडवर्टाइजमेंट में इस तरह का घालमेल करो कि महिलाओं को बिंदी नहीं लगानी है और इस बात के हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, या हाजी अली का एक गीत गाना है आपको 2 करोड़ देंगे, पूरी फिल्म का मैसेज अदरवाइज है, पूरी फिल्म को बिजनेस करना है, जो भी है, लेकिन उस कंपनी की, उस फिल्म की 2 करोड़ की अदर इनकम है जी। और बिल्कुल यही माइंड सेट है। देखिए, चीन एक बौद्ध देश है, हिंदुस्तान तो
हिंदू मतलब सेकुलर कहते हैं, अदरवाइज हिंदू देश था और है। तो ऐसे में अगर हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के लोगों की सोच को बदलना है, तो हम चटनी से केचप पर कैसे धीरे धीरे आ गए, कैसे हम कॉर्न फ्लेक्स फ्लेक्स पे आ गए, ये धीरे धीरे हमारे कल्चर को बदल दिया। हम सुबह नाश्ता कैसे करते थे उसको बदल के हम क्या करने लगे, कैसे हम चाउमीन वगैरह पर मूव कर गए। ये कंपनियां अपने व्यापार के साथ साथ जो पीछे छिपे एजेंडाधारी लोग हैं, वो ऐसी कंपनियों को फंड करते हैं कि कैसे आप फायदा उठाओ और हमारे एजेंडा को पूरा होने दो। क्योंकि कंपनी का मामला लोगों को लगेगा ही नहीं इसमें कुछ एजेंडा है, पर ये सारा एजेंडा है। इसके लिए डिटॉल जैसी कंपनी को पेमेंट मिलती है, और छोटी नहीं, अच्छी खासी बड़ी पेमेंट मिलती है। बढ़ने की कोशिश करते हैं। परमार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? जी सर, मिल रही है आवाज आप। परमार सर, महिलाओं की पवित्रता की तुलना जो की गई है क्लीनर या डेटॉल से, इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सामाजिक रूप से कितना अपमानजनक है जो काम डेटॉल ने किया है, उस कंपनी ने किया है? आशीष जी, मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसी कंपनी जिस भी देश में ऐसा का फूहड़पन कर रही है, उस देश में उस कंपनी के पूरे प्रोडक्ट तत्काल प्रभाव से बंद होने चाहिए। देखिए, एक तरफ पूरी दुनिया जहां लैंगिक असमानता, लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने पे जोर दे रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वहां एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का इस तरह का विज्ञापन आना क्या दर्शाता है? देखिए, विदेशी कंपनियां जब कहीं किसी भी देश में कारोबार करने जाती है, और वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनेक देशों में कारोबार करती रहती है, तो वो कारोबार के साथ साथ कुछ कंपनियों में के हिडन एजेंडे भी होते हैं। आप ये तय मान के चलिए, हिडन एजेंडे में क्या है? किसी भी देश की असल ताकत या असल पूंजी कौन होता है? किसी देश की असल ताकत और असल पूंजी उसकी वो युवा पीढ़ी होती है, जो अपनी सोच के दम पे, अपने ज्ञान के दम पे, अपने सामर्थ्य के दम पे किसी देश की दशा और दिशा को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आप इन सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देख लीजिए, ये सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विज्ञापनों के जरिए, इनका टारगेट होता है जेन जी, टीनेजर्स और यूथ होते हैं, जिनके जरिए ये उनके माइंडसेट को बदलने की काम करती है। जब एक स्थानीय कंपनी या हम कहें स्वदेशी कंपनी होती है, वो किसी देश के सांस्कृतिक मूल्यों से, परंपराओं से, सांस्कृतिक समझ के साथ जुड़ी होती है, उसे पता होता है कि क्या चीजें देश के हित में है, क्या चीजें देश के मानवीय मूल्यों के हित में है, और क्या चीज देश के लोगों से कनेक्ट करती है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी हो क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनी तो बस अपनी गुणवत्ता का, अपने ग्लोबलाइजेशन का ढिंढोरा पीटती है, और इसकी आड़ में कहीं ना कहीं वो पूरी यूथ जनरेशन को टारगेट करती हैं, और कोशिश ये करती है, क्योंकि उनका हमारे किसी भी देश के सांस्कृतिक मूल्यों से, परंपराओं से और समझ से कोई लेना देना नहीं होता। तो चाहती ये है कि किसी भी देश के महिलाएं और पुरुष ज्यादा से ज्यादा उनके रंग में रंग जाएं, वो अपनी संस्कृति से कनेक्ट ना रह पाए, वो अपने मूल्यों से कनेक्ट ना रह पाए, वो अपनी जो हम कहें ना देसी साझा समझ होती है, जो स्थानीय समझ, उसके साथ कनेक्ट ना कर पाए। वरना आशीष जी, ऐसा क्या कारण है कि जो शेविंग है, पुरुष की शेविंग क्रीम्स आती है, उसके उत्पाद में भी वो महिलाओं को दिखाते हैं, और ग्लैमर, वो कहते हैं ग्लैमरस, ग्लैमरस के नाम पे हॉटपन, इतना भुअड़पन होता है, इतनी नग्नता दिखाने पे उतर जाती है कंपनियां। तो मैं ये समझता हूँ कि अब समय आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह का एक कोई ना कोई आप आयोग या कमीशन या कुछ ऐसा बने जो इसकी मॉनिटरिंग करे, और हर देश में इस तरह की मॉनिटरिंग कमेटियां होनी चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी इस तरह के विज्ञापन बनाती है जो उसकी समझ सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ है, उनको वो प्रकाशित ही ना होने दे, उन्हें दिखाया ही नहीं जाए। ठीक है, आप प्लीज़ बने रहिएगा परमार सर हमारे साथ आर लक्ष्मी नारायण राव सर भी हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ सर आप तक पहुँच रही होगी। इज आई एम ऑडिबल टू यू सर? अब सुनाई दे रहा है। ओके सर, सवाल बहुत सीधा है सर, आप विदेश मामलों के जानकार, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे सर। चीन जैसे सख्त नियंत्रण वाले देश में विदेशी कंपनियों के विज्ञापनों पर इस प्रकार का जो बवाल, जो विवाद हो रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? नहीं, पहले ये केस डेटॉल का आप देखेंगे तो ये दिस इज नॉट द फर्स्ट केस, ये पहली बार नहीं है डेटॉल ने किया है। पिछले साल भी ऐसे ही उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लेके आया था, अ गर्ल रिटर्न जस्ट बिफोर हर मैरिज, इट मींस दैट शी इज नॉट क्लीन। ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट पिछले बार लिया था, उस वक्त भी ये हुआ था जी। और क्या होता है कि इन लोगों को, एडवर्टाइजमेंट बनाने वालों को, इसमें चाइना में क्या हो गया कि माइक्रो एडवर्टाइजमेंट्स आर समथिंग लाइक दैट, माइक्रो ड्रामास ऐसा कुछ है। 30 सेकंड में आपको ये ड्रामा जैसा बना के उसको इंटरनेट के ऊपर डालना।
वो ये एल्गोरिदम को कैचअप करने के लिए जितना घटिया बना सकते हैं तो उतना घटिया होता है, अब तो मालूम है। वो एल्गोरिदम ऐसे ही होता है, वैभव में भी वैसा ही है। तो इन्होंने पिछली बार भी ऐसे ही करके भी ये हुआ है, इस बार भी ऐसे ही हुआ है। मेरे हिसाब से ये शायद फाइन भी जाएगा। चाइना में बहुत सख्त कानून है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल को शायद पिछले साल भी $100,000 का फाइन भी लगाया है। और इससे घटिया और एक एडवर्टाइजमेंट है मेरे हिसाब से, एक फेस वाइप का कोई प्रोडक्ट था जी, कॉटन क्लॉथ से फेस वाइप करने का। उसमें उन्होंने पिछले साल शायद एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था। उसमें ऐसा है कि कोई किसी को पीछे पीछे एक डार्क रोड में उसको पीछा कर रहा है, तो लड़की वो वाइप लेके अपना फेस को ऐसे पोज देती है, तो और वो बहुत अगली बन जाती है। और पीछे मुड़ के उसको देखती है, वो आदमी भाग जाता है। तीन एडवर्टाइजमेंट इतना घटिया क्या है? ये क्या होता है कि ये ऑथेंटिकेट का कोई एंगेजमेंट नहीं है। जो एंगेज करते हैं उसका कोई लोकल रियलिटी का, लोकल अभी करंट सिचुएशन का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। मेनली एडवर्टाइजमेंट जैसे अभी साहब लोगों ने बताया था, वो फॉरेन के इसमें बैठ के न्यूयॉर्क में या लॉस एंजल्स में बैठ के एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। वो इतना घटिया में 10% या 1% का घटिया भी अमेरिका में नहीं होता है। हाँ। अगर ये अमेरिका में यही प्रोडक्ट होगा तो ये प्रोडक्ट डेटॉल अब तक तो डेवलप हो गया हो। अगर अमेरिका में कोई यही एडवर्टाइजमेंट वुमेन इज नॉट क्लीन एंड यू हैव टू यूज डेटॉल, देन इट वुड हैव कोलैप्स। बट उन लोगों को चाइना के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है ये एडवर्टाइजमेंट दिखा। कोई लोकल कस्टम के ऊपर, कोई लोकल वालों के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बाहर से बैठ के लोकल वालों को कितना डिमीन करो, या लोकल वालों को कल्चर को, हमारा कल्चर उसके ऊपर, जैसे साहब बता रहे थे हमारा कल्चर उसके ऊपर थोपो। ये सारे एडवर्टाइजमेंट तो बैठते हैं जिसका सोशल मीडिया में कुछ करने के लिए कोई इसका कोई एक्सपर्ट मीन्स कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता इन लोगों का जी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होता इन लोगों का। वो बन जाता है इंटरनेट एक्सपर्ट, वो बन जाता है डोमेन एक्सपर्ट, वो बन जाता है सोशल मीडिया एक्सपर्ट। और ऐसे लोग बनाते हैं जिसका कोई क्वालिफिकेशन, अभी हमारे यहाँ अभी जो कॉकरोच वाले घूम रहे हैं ना, वैसे ही लोग रहते हैं। अब इनका बहुत बड़ा सैलरीज रहता है, बहुत बड़ा ये रहता है, ऐसे ही घटना होता है। जब ये रिएक्शन आएगी तो आप वो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, तो ये एडवर्टाइजमेंट कैसे है? इवन नॉर्मल पीपल विल नॉट अप्रूव। मतलब एक चीज बहुत मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूं लक्ष्मी नारायण राव सर कि ये सिर्फ एक विज्ञापन की गलती नहीं है, इसको सिर्फ ये कह देना कि विज्ञापन की गलती है, कंपनी ने माफी मांग ली, दैट्स इट, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है इसके पीछे। या षड्यंत्र भी होता है, टोटल इनकॉम्पिटेंस भी होता है, टोटल इनसेंसिटिविटी होता है। जी ठीक, कोई आप क्या बोल रहे हैं खुद की कोई मालूम नहीं रहता। ठीक, ओके। मनीष कुमार गुप्ता जी भी हमारे साथ है सर, अर्थशास्त्री हैं आप। गुप्ता जी, जब इस प्रकार की ग्लोबल ब्रांड है डेटॉल और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, आपको लगता है कि इस प्रकार के जब विवादों में चीज़ें आ जाती हैं तो इनके बिक्री पर, इनके कारोबार पर भी असर पड़ता है? ग्लोबल छवि जो इनकी है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ब्रांड की छवि इत्यादि पर? क्या इस पर आपका क्या नज़रिया है सर गुप्ता जी? निश्चित रूप से असर पड़ता है। अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से असर डालने का प्रयास करें तो। और ये ब्रांड की बात हो या जो ब्रांड एंडोर्स करता है उस अभिनेता की बात हो, आपको आमिर खान तो याद ही होंगे। आमिर खान ने एक ऐसी बात बोली जो कि सोशल मीडिया को कतई अस्वीकार थी जी, और लोगों ने क्या किया है, वो जिस ई कॉमर्स कंपनी को प्रमोट करते हैं, वो नाम नहीं लूंगा मैं, उसको धड़ाधड़ अनइंस्टॉल करना शुरू किया। और आमिर खान भी आउट हो गए, वो ब्रांड परमानेंटली आउट हो गया। आज कहां है ब्रांड? खत्म हो गया। ये सोशल मीडिया की ताकत है, और सोशल मीडिया पर ऑर्गेनाइज्ड लोगों की ताकत है, जो पहले लिबरल होते थे, जिन्हें लगता था कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें, जैसे आपने आज मुद्दा हाईलाइट किया, ऐसे ही आपने जैसे लोगों को अवेयर किया, लोगों को लगा अरे हम समझते थे कुछ और, लेकिन इसके पीछे का इंटेंट है कुछ और। आखिर कैसे? अंग्रेजों के थोड़े से साल राज करने के बाद साउथ में सारी धर्म परिवर्तन इतने सारे क्रिश्चियनिटी में कैसे हो गए? नॉर्थ ईस्ट में सारी क्रिश्चियनिटी कैसे हो गई? होनी चाहिए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली में भी तो होनी चाहिए, वहां इतनी क्यों नहीं हुई? वहां कैसे हो गई? इन सब के पीछे कोई ना कोई गेम चल रहा होता है।
यानी एक फंडर है, वो कह रहा है आप सामान बेचो और थोड़ा सस्ता बेचो, थोड़ा थोड़ा उसमें एक किसी खास धर्म के लिए नेगेटिव, खास धर्म के लिए पॉजिटिव डालते चलो। और ऐसे कई सारे हम एजेंट खड़े करेंगे, ऐसे कई सारे में एजेंट वर्ड का मतलब समझिए टेक्निकल चीज, प्रॉम्प्ट खड़े करेंगे, माहौल वैसा नजर आएगा। और बस चाहे वो इस तरह के स्कूल हों, उस तरह के धार्मिक स्थल हों, उस तरह की मेडिसिनल सपोर्ट हो, डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल हो, ये सब, और ऊपर से इस तरह का सोशल माइंड सेट, ये कल्चर को खराब करने की पीछे है। और इसके पीछे निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कारण है जो इस कंपनी को सपोर्ट लेने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, वो सपोर्ट कंपनी को आता है या कंपनी के प्रमोटर को चला जाता है, कोई नहीं जानता। ठीक है, परमार सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। परमार सर, स्वदेशी अपनाने की बात सुदर्शन न्यूज़ लगातार कहता रहा है सर, और ये जो विज्ञापन का जो मामला जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये कितना आवश्यक यहाँ पर हो गया है कि स्वदेशी अपनाओ? ये सिर्फ और सिर्फ जो है आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकता के तौर पर भी बहुत ज़रूरी हो गया है स्वदेशी को अपनाना, और इस दिशा में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है हर देश को। जी आशीष जी, पहले तो सुदर्शन न्यूज स्वदेशी को लेकर जो मुहिम चला रहा है पिछले काफी समय से, उसके लिए सुदर्शन न्यूज और आप सभी लोगों को ढेर सारा साधुवाद है, एक जागरूक नागरिक की ओर से। जी सर। और स्वदेशी की जरूरत बहुत ज्यादा है। आप देखिए ना, भारत के अतीत के अगर हम 50-60 साल पहले देखें तो आप देखिए कि हम स्वदेशी पे निर्भर थे जैसा भी कुछ। अब स्वदेशी जब होता है तो स्वदेशी उत्पाद है, स्वदेशी कंपनियां अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है उनकी, क्योंकि वो भारत किसी भी देश के सांस्कृतिक मूल्यों को समझती है, वहाँ के कस्टमर की माइंडसेट क्या है उसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझती है, वहाँ की परंपराओं को समझती है। तो वो अगर कोई उत्पाद भी बनाएंगी, उसका विज्ञापन भी करेंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको वो सांस्कृतिक झलक देखेगी, स्थानीय मूल्यों की झलक दिखाई देगी, परंपराएं वहाँ उसमें दिखाई देंगी। लेकिन विदेशी कंपनियां तो सिर्फ आर्थिक हित के लिए और एजेंडे के लिए आते हैं, उन्हें मुनाफा कमाना है, और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये रहती है कि क्योंकि वो ग्लोबल होती है, उनकी तो 50-60-70 देशों में कारोबार चल रहे होते हैं, तो उनका होता है कि 60-70 देशों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर ले। अब वो ये तो नहीं समझती ना कि यूरोप का जो कल्चर है और भारत के एशियाई देशों का कल्चर है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन वो चाहते हैं कि सभी एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाए, हमारे लिए सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट हम बनाए और 60 देशों के लोग उसे वैसे की वैसे एक्सेप्ट कर ले। इसलिए स्वदेशी पे ध्यान दिया जाना लगातार जरूरी है। भारत इस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है और हमें निरंतर काम करना होगा, सिर्फ सरकारों को नहीं, आप चैनल के सुदर्शन न्यूज को नहीं, अकेले को। मैं कहता हूँ देश के हर नागरिक को अपनी एक जिम्मेवारी समझनी होगी, अपनी एक जिम्मेवारी तय करनी होगी, हमें स्वदेशी की दिशा में आगे बढ़ना होगा। ये बदलती दुनिया में अब जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर बदल रहा है, उसमें जरूरी भी है कि हम स्वदेशी की ओर निरंतर कदम बढ़ाएं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं और स्वदेशी मूल्यों को समझे, स्वदेशी उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग करें। ठीक है सर, मैं ये भी बता दूं कि सुदर्शन न्यूज़ में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बाकायदा ये गाइडलाइंस हैं कि बाहर से कोई भी जंक फूड, चाउमीन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इस प्रकार की कोई चीज़ दफ्तर के अंदर आप नहीं ला सकते। इस प्रकार की मुहिम हम चलाते हैं यहाँ पर। आप शुरुआत कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो शुरुआत हम खुद करते हैं और हम सब लोग जो है इन तमाम चीज़ों पर काम करते हैं। इसलिए ये सभी से अपील भी हम करते हैं कि आप स्वदेशी अपनाएं, और ये बाहर का कूड़ा खाने से अच्छा है आप जो भी खाएं, भूखे रह लो वो ठीक है, लेकिन बाहर का चाउमीन, बर्गर चीज़ें खाकर अपने आप को बर्बाद ना करो। ये हमारी मुहिम लगातार रही है। एनीवेज, आर लक्ष्मी नारायण राव सर हमारे साथ हैं। राव सर, अगर चीन कर सकता है तो हम क्यों नहीं करते? बड़ा सीधा सवाल है। चीन ने एक विज्ञापन को अपनी संस्कृति के खिलाफ माना और उस कंपनी को झुकाया, कंपनी को माफ़ी मांगनी पड़ी, विज्ञापन को डिलीट करने पड़े, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। जब चीन कर सकता है तो हम क्यों नहीं? सीधा सवाल है राव सर। हम कर सकते हैं, लेकिन चीन में सरकार की तरफ से पिछले 30 सालों से कम्युनिस्ट होने के बाद भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जैसा चला। उन्होंने सरकार की तरफ से एक नेशनलिस्ट मूवमेंट पिछले 30-40 साल से बहुत प्रकट करके लोगों के ऊपर वो इंजेक्ट किया है चाइनीज नेशनलिज्म। लेकिन हमारे यहाँ तो जो पावर में है 10-15 साल के पहले, आप तो जानते हैं कि क्या आइडियाज है हमारा, तो अब ये है। और अब लेकिन अभी वो पकड़ रहा है। आप देखेंगे कि टाइटन जैसे वाले अपना एडवर्टाइजमेंट्स वापस लेना पड़ा। ये बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन जितना तक हो रहा है उतना तक नहीं हुआ। आप ये सारा एडवर्टाइजमेंट्स और सारा प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट भी नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं, प्रोडक्ट भी
यहाँ वो प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो प्रोडक्ट लेके आते हैं, हमारे ऊपर सर के ऊपर डाल देते हैं। और वो प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बहुत कम होता है। जैसे ये पेप्सी जैसे चीज जो है, मैं सीधे सीधे नाम भी बोल देता हूँ, हाँ बिल्कुल। उसकी हमारे देश में कोई जरूरत नहीं है। वी हैव बेटर प्रोडक्ट। हम जूस जैसा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हम हमारा खुद की जो चीजें हैं उसको करने में करते हैं। जितना हो नहीं रहा है उतना नहीं हो रहा है, लेकिन जितना अभी तो स्थिति है बहुत बदला है, 10-15 साल से बहुत नहीं बदला बिल्कुल है। सर, ये शायद भारत में विफल हुए तभी इन्होंने चाइना में ये नया प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी धड़ाम से गिरे हैं। बट एनीवेज, आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार आप सभी का। परमार सर, थैंक यू सो मच। मनीष जी, आपका भी बहुत आभार सर, अपना कीमती समय देने के लिए। और लक्ष्मी नारायण सर, थैंक यू सो मच। बता आपको ये दें कि डेटॉल कंपनी ने जो विज्ञापन चाइना में जारी किया उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। भारत में जब ये लोग अपना एजेंडा, अपनी कुसंस्कृति थोपने में विफल रहे तभी चाइना पहुंचे, लेकिन चाइना में भी इनको मुंह की खानी पड़ी। महिला विरोधी डेटॉल से चीन में बवाल मचा और उनको माफी मांगनी पड़ी और अपने विज्ञापन को पूरी तरीके से हर जगह से हटाना पड़ा। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।